इंडिया में आए दिन कोई ना कोई स्कैम चलता ही रहता है। एक गया तो दूसरा, दूसरा गया तो तीसरा, जैसे हर कोई लाइन पे ही खड़े हुए, किसी को नहीं पता कि अगला नंबर किसका आएगा। ऐसा ही एक केस है नेशनल हेराल्ड केस। जैसे गाय के चारे को लेकर घोटाला हुआ था, इसलिए इसका नाम हुआ क्या, चारा घोटाला। 2G को लेकर स्कैम हुआ तो इसका नाम हो गया 2G स्कैम। वैसे ही नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है, इसको लेकर भी कुछ स्कैम हुआ है, जो स्कैम की बातें सामने आ रही है, इसलिए इसका नाम है नेशनल हेराल्ड केस। तो फिर इतनी पावरफुल हिस्ट्री होने के बावजूद आज नेशनल हेराल्ड केस क्यों है? जो न्यूज़पेपर ऑलरेडी 2008 में बंद हो चुका है, आज उसके नाम पर केस क्यों चल रहा है? जे कंपनी के पास ये प्रॉपर्टीज आई कहां से? जे कंपनी के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी है जिसका रेंट लेकर इतनी बड़ी कंपनी सरवाइव कर रही है, ऊपर से प्रॉफिट भी कर रही है? मतलब अब 2000 करोड़ के मालिक कौन बने? सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। क्यों? मतलब न्यूज़पेपर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये केस इतना इंटरेस्टिंग और इतना थ्रिलिंग है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई थी आजादी के पहले। तो देर किस बात की, चलो चलते। Begs us to take the course of non-violence. Intention was to inflict a lesson. 1947 से पहले पूरे देश में आजादी की लड़ाई अपने पीक पॉइंट पर थी। इसीलिए नेहरू जी ने बाकी कुछ फ्रीडम फाइटर्स के साथ सोचा, डिसीजन लिया कि हम लोग एक न्यूज़पेपर निकालेंगे। इससे देश के सारे कोने कोने तक अपनी आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की आवाज़ को इजीली पहुंचा पाए। लेकिन एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना, उसको पब्लिश करना और देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए नेहरू जी ने 5000 फ्रीडम फाइटर्स के साथ 1937 में लखनऊ में एक कंपनी फॉर्म की, जिसका नाम था AGL, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इस कंपनी की सबसे खास बात थी, इसमें कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे नेहरू जी के साथ। मतलब देखा जाए तो एक शेयर होल्डिंग कंपनी है। अगले साल 1938 में इस कंपनी ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, लेकिन एक साथ 3 लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। हिंदी में इसका नाम था नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखते ही देखते 4 से 5 साल में ये न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जाहिर सी बात है, अगर आप या अगर मैं कोई भी तरक्की करे तो हम लोग के सराउंडिंग्स जो लोग रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको ही होती है। सेम केस नेशनल हेराल्ड के साथ भी है। नेशनल हेराल्ड की पॉपुलैरिटी को देखकर ब्रिटिश एम्पायर को लगने लगा कि आगे जाकर ये न्यूज़पेपर ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसीलिए 1942 में ब्रिटिशर्स ने इसके पब्लिकेशंस पर रोक लगा दी, मतलब बैन कर दी। लेकिन क्वाइट इंडिया मूवमेंट के वक्त 1945 में नेहरू जी ने फ्रीडम फाइटर्स के साथ बात करके फिर से इस न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन स्टार्ट की। और आगे आप जानते हैं 1947 में इस देश को आज़ादी मिली। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जिस पर्टिकुलर मकसद के लिए इस न्यूज़पेपर को चालू किया था, वो फुलफिल हो चुका था। लेकिन 1947 के बाद जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डिसीजन लिया नेशनल हेराल्ड इस न्यूज़पेपर को ऑन रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो पर्सनल अटैचमेंट। नेहरू जी ने खुद इस न्यूज़पेपर को शुरुआत की थी, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते थे न्यूज़पेपर बंद हो। और दूसरा रीज़न था, नेहरू जी को बहुत अच्छे से पता था कि न्यूज़पेपर की वैल्यू क्या है, इसीलिए उन्होंने इस न्यूज़पेपर को ऑन रखा, बंद नहीं होने दिया। लेकिन 1947 के बाद ये न्यूज़पेपर देश की आवाज़ नहीं, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ बन चुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक तरफ जो शेयर होल्डर्स थे, मतलब फ्रीडम फाइटर्स, वो धीरे धीरे कम होते गए, और दूसरी तरफ देश में बहुत सारे दूसरे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स भी आने लगे। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका था। इसीलिए कंपनी धीरे धीरे लॉस में जाने लगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए देश भर से न्यूज़ लाना पड़ता है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ती है, उसका पब्लिकेशन करना पड़ता है, न्यूज़पेपर को पूरे देश में हर एक कोने में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसा एक वक्त आ चुका था कि कंपनी के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। इसीलिए फाइनली 2008 में कंपनी ने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर इतनी पावरफुल हिस्ट्री होने के बावजूद आज नेशनल हेराल्ड केस क्यों है? जो न्यूज़पेपर ऑलरेडी 2008 में बंद हो चुका है, आज उसके नाम पर केस क्यों चल रहा है? इसको जानने के लिए इसके पीछे कुछ अननोन फैक्ट्स है जो जानना बहुत जरूरी है। 2008 में न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन बंद होने के बाद कंपनी ने सोचा, कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को रेंट आउट करेंगे और वहां से रेंट जनरेट करेंगे, फंड जनरेट करेंगे। यहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि कंपनी के पास ये प्रॉपर्टीज आई कहाँ से?
आज़ादी के बाद इस न्यूज़पेपर को देश के हर एक कोने में, हर एक शहर में पहुंचाने के लिए ऑफिसेस की जरूरत थी और सेंट्रल में थी कांग्रेस की सरकार और एक कंपनी भी थी कांग्रेस की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी फ्री होल्ड और कुछ लीज प्रॉपर्टीज इस कंपनी को दी थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए। यही वो प्रॉपर्टी है जिसको रेंट आउट करके एक कंपनी फंड जनरेट कर रही है। लेकिन इस रेंट से जब कंपनी को प्रॉफिट होने लगा तब सवाल पैदा हुआ कि कंपनी के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी है जिसका रेंट लेकर इतनी बड़ी कंपनी सरवाइव कर रही है, ऊपर से प्रॉफिट भी कर रही है। तब जाकर पता चला कि कंपनी के पास दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, पटना, पंचकुला, मुंबई ऐसे बहुत सारे शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको कंपनी रेंट पे दे रही है और रेंट के फंड से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जब ये सारे एसेट का वैल्यू से निकाला गया गवर्नमेंट वाइज, मतलब डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने जब इसका वैल्यू से निकाला तब इसका वैल्यू से निकला करीबन 2000 करोड़। ये तो गवर्नमेंट का वैल्यू है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यूएशन है करीबन 6000 करोड़ से भी ज़्यादा। बात यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पता चलता है इस कंपनी में जो 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे एज ए शेयर होल्डर, वो आज के डेट में घटकर सिर्फ 1057 ही रह गए, जिसमें से मैक्सिमम शेयर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबन 33%, और दूसरा मोतीलाल वोरा बोल के एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर का जिसका है 20%। मतलब एक तरफ से देखा जाए एजीएल कंपनी की पूरी पावर कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही है। यहाँ तक भी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके बाद शुरू होती है इस केस की असली कहानी, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कुछ कांग्रेस के मेंबर्स मिलकर 2010 में एक कंपनी फॉर्म करते हैं, यंग इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी को फॉर्म किया जाता है सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, मतलब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। बाद में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपीस देती है। क्यों देती है? तो कांग्रेस पार्टी कहती है जब एजीएल कंपनी लॉस में थी तब कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपीस का लोन एजीएल कंपनी को सरवाइव करने के लिए दिया था। अगर लोन दिया है तो एजीएल कंपनी को रिटर्न भी देना पड़ेगा। यंग इंडिया कंपनी यहाँ पे 50 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को देती है और 90 करोड़ का जो लोन है उसकी पूरी पावर अपने पास ले लेती है। इसका मतलब अब एजीएल कंपनी को कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपए चुकाने नहीं है। इंस्टेड ऑफ कांग्रेस पार्टी एजीएल कंपनी अब यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को 90 करोड़ रुपीस का लोन रिटर्न करेगी। मतलब अब तक पूरे स्टोरी में, पूरे कहानी में सिर्फ दो ही प्लेयर्स थे, कांग्रेस पार्टी और एजीएल कंपनी। लेकिन अब थर्ड एम्पायर की एंट्री हो चुकी है, यंग इंडिया लिमिटेड। मतलब दाल, चावल, घी, तो क्या बना? खिचड़ी। अब लगेगा खिचड़ी पे असली तड़का। अचानक से 2011 में एजीएल कंपनी जो 90 करोड़ का लोन उसे यंग इंडिया कंपनी को कांग्रेस के बिहाफ में रिटर्न करना था, वो रिटर्न ना करके उसके पास जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो पूरा ट्रांसफर कर देती है यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी। मतलब अब 2000 करोड़ के मालिक कौन बने? सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है इसके 76% शेयर होल्डर्स है सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। बाकी 24% मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम पर है, जो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर है। मतलब एक तरफ कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार, दूसरी तरफ एजीएल कंपनी जिसमें मैक्सिमम शेयर है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, तीसरी तरफ यंग इंडिया कंपनी जिसमें मैक्सिमम शेयर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का। मतलब इनकी पांचों के पांचों उंगलियां घी में, सारा प्रॉपर्टी इनके पास। और इस बात का जब खुलासा होता है तब इस स्टोरी में एंट्री होती है इस पूरे केस के कप्तान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। सारा चीज पता चलने के बाद उनकी जाती है सटक और वो पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, कर देते हैं केस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस लीडर्स के ऊपर। और वहां से शुरू होता है नेशनल हेराल्ड केस। और सारा चीज सुनने के बाद कोर्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहती है कि प्राइमा फेसी एविडेंस सबमिट करने के लिए, मतलब कोई भी ऐसा एविडेंस, ऐसा प्रूफ जिसके बिहाफ पर कोर्ट इस केस को चला पाए और अगली ट्रायल दे पाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जो एविडेंस थे उनके पास उन्होंने वो सबमिट किया और कोर्ट में एक केस स्टार्ट हुआ। अब जब कोर्ट में केस सबमिट हुआ है तो ऑब्वियसली इस चीज का इन्वेस्टिगेशन होगा। इसका मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन शुरू। और जब इन्वेस्टिगेशन का नाम आए तब एक चीज तो कॉमन है, ईडी ने जब यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को पूछताछ की, जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होने के बावजूद उसके पास 50 लाख आए कहां से जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए। जवाब में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी कहती है उन्होंने डॉटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड बोल के दूसरी एक कंपनी है जो कलकत्ता बेस्ड,
उसके पास से 1 करोड़ रुपए का लोन सीक्रेटली लिया हुआ है। अब आपको दिखा दे ये डॉटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी एक्चुअली में है क्या। एक दरवाजा, एक नेम प्लेट और दरवाजे के उस पार एक केयरटेकर। ईडी जब इस कंपनी के पास पहुंचती है पूछताछ करने के लिए, तब डॉटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी के ओनर कहते हैं उन्होंने यंग इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपए एज ए डोनेशन दिया, लोन नहीं। मतलब दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग। यंग इंडिया कंपनी कह रही है लोन लिया है, डॉटेक्स कंपनी मतलब लेने वाला कह रहा है लोन लिया है, देने वाला कह रहा है डोनेशन दिया है। दोनों के स्टेटमेंट मिसमैच होने लगे। जब दोनों के स्टेटमेंट मिसमैच होने लगे, ईडी के नजर में ये मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया। अब एंट्री होती है आईटी डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कांग्रेस पार्टी को पूछती है कि आपने जो 90 करोड़ का लोन एजीएल कंपनी को दिया है उसका क्या प्रूफ है, क्योंकि एजीएल कंपनी ने जब 2010 में उसकी 72 एनुअल रिपोर्ट सबमिट की थी, वहां पर कहीं पर भी ये 90 करोड़ लोन का मेंशन नहीं किया गया है। मतलब आईटी डिपार्टमेंट के नजर में ये एक टैक्स चोरी का केस बन गया, टैक्स फ्रॉड केस। और इस तरफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर 90 करोड़ लोन ही रिटर्न देना था तो आपके पास तो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो एजीएल कंपनी अगर चाहती तो अपने प्रॉपर्टी से, अपने एसेट से कोई भी एक छोटा सा हिस्सा सेल करके 90 करोड़ रुपीस इजीली यंग इंडिया कंपनी को रिटर्न कर सकती थी। उसके लिए उसको 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम, यंग इंडिया कंपनी के नाम ट्रांसफर करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एंगल से एक क्रिमिनल केस बन रहा है। जवाब में कांग्रेस कहती है जो एजीएल कंपनी के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी 90 to 95% प्रॉपर्टीज लीज प्रॉपर्टीज है। मतलब आप उसको बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आज उसका प्राइस है करीबन 1.7 to 2 करोड़। इसीलिए एजीएल कंपनी ने अपने 2000 करोड़ एसेट को यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग 90 करोड़। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट झूठा साबित होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले कहा था एजीएल कंपनी के पास जो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका करीबन 70% फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है। मतलब पार्टी जब भी चाहे इस प्रॉपर्टी को बेच सकती है और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इतने सारे मिसमैच स्टेटमेंट के बाद और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के बाद एक केस अभी भी कोर्ट के पास ही है। तो आगे देखते हैं इस केस में होता क्या है। अगर आपको इस केस के बारे में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जितना हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके पहले का जो वीडियो था नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इजीली जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।